नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं अदारा डीप डाइव पर और मेरे साथ हैं शोभन सक्सेना जो पत्रकार हैं, इस वक़्त ब्राज़ील में रहते हैं और हम लोग 2-3 जो महत्वपूर्ण विषयों पे बात करने वाले हैं, उनमें से एक तो जो ये युद्ध चल रहा है ईरान को लेकर, जो अमेरिका, इज़राइल, पूरा का पूरा यूरोप ने जो एक एक रवैया अपना रखा है, उसके बारे में बात करेंगे, साथ में ब्रिक्स देशों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील भी है, भारत भी है और ईरान भी है चीन, रूस के साथ में और भारत को उसकी सरमाएदारी मिलने वाली है और उसके बीच में जो भारत के रवैये को लेके कई सारे सवाल उठते रहे हैं। तो शोभन आपका बहुत स्वागत है साओ paulo में आप हैं इस समय और तो पहले इस बारे को थोड़ा-सा देखें कि वहाँ पर इसको कैसे देखा जा रहा है, ये जो ईरान के ऊपर जो इज़राइल और अमेरिका ने जो जंग छेड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद निधीश, एक बार फिर अपने अपने हरकारा में इनवाइट किया। दावत की उसके लिए धन्यवाद। देखिए यहाँ पे इस पे डिपेंड करता है कि आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है, उसके हिसाब से लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि इसराइल की जो लॉबी है वो भी बहुत ही मजबूत है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें तो जो इसराइल की तरफ से और अमेरिका के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उन्हीं को दिया जा रहा है। और हालाँकि और लेकिन जो यहाँ का अल्टरनेटिव मीडिया है, जैसे आपका चैनल भारत में है या और भी चैनल्स भारत में है, उसमें हमको एक अच्छा विश्लेषण सुनने को मिल रहा है, उसकी एनालिसिस अच्छी हो रही है। जहाँ तक सरकार का सवाल है कि ब्राज़ील और ईरान के संबंध बहुत मजबूत रहे हैं हमेशा से और सरकार की तरफ से इसकी निंदा की गई है और ख़ास करके आयतुल्लाह खमेनेई की जो हत्या हुई है, उसकी निंदा की गई है। और इस बात पे जोर दिया गया है कि इस जो भी समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, डिप्लोमेटिकली होना चाहिए, राजनीतिक तौर पे उसका समाधान होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से वो जहाज़ कहते हैं इसकी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि वो जहाज़ जा चुका है, क्योंकि बातचीत तो हो रही थी, ओमान में भी हो रही थी, जिनेवा में भी हो रही थी और ईरान के का डेलीगेशन वहाँ बात कर रहा था और वो वापस गए ईरान उसे आयतुल्लाह से कंसल्ट करने के, क्योंकि कुछ ही उन्होंने जो आप कोई अगर ध्यान दें कि जो हेडलाइंस आ रही थी बड़े बड़े अखबारों में, जैसे गार्डियन है या सीएनएन में है, तो ईरान का डेलीगेशन कह रहा था कि डील लगभग तैयार है, हमारी तरफ से डील हो गई है कुछ। क्योंकि आपको पता है कोई डील होती है तो उसमें बहुत सारे फाइन पॉइंट्स होते हैं, एक एक शब्द एक एक वाक्य पे ध्यान दिया जाता है। तो उसी के लिए बातचीत करने की डेलीगेशन ईरान गया था और अयतुल्लाह खमेनी ने एक मीटिंग बुलाई अपने खास करके जो उनके खास लोग थे, खासकर शमकानी जो उनके सलाहकार थे सुरक्षा मामलों में, और कमांडर्स, और अपने घर में उनके पैलेस जहाँ रहते थे वहाँ भी मीटिंग बुलाई गई उस बातों को डिस्कस करने के लिए। और उस पर इसराइल ने अमेरिका में पता नहीं किसने गिराया, लेकिन क्योंकि एक जॉइंट ऑपरेशन दोनों ने मिलकर ही किया होगा, उस पर बम गिरा दिया और अयतुल्लाह खमैनी की हत्या हो गई। ये तो अब वो जो बातचीत का दौर है उससे तो लोग बहुत निकल गए, दूर निकल चुके हैं, अब तो युद्ध चल रहा है पूरी तरह से। और ईरान का भी स्टेटमेंट आ गया है कि अगर अमेरिका बात करना चाहता है तब भी हम बात के लिए तैयार नहीं है, कि हमारे लिए तो आर पार की लड़ाई है। और कुछ सूत्रों से कुछ या सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि शायद अमेरिका की तरफ से कुछ पहल हुई है, कुछ ईरान की तरफ से पहल हुई है, लेकिन कहते हैं ना कि फॉग ऑफ वॉर, युद्ध की जो धुंध होती है उसमें इतनी इतनी सूचना आती है, इतनी डिस इन्फॉर्मेशन आती है, कौन क्या बोल रहा है पता नहीं है, बहुत सारा मैनिपुलेशन भी होता है। दोनों सरकारें कोशिश करेंगी कि जो नैरेटिव बने उसमें उनके उनके हक में हो। लेकिन अगर आप पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो मैं देखता हूं कि अभी खास करके, क्योंकि अभी कुछ हफ्ते पहले, महीने पहले वेनेजुएला को प्रेसिडेंट को उठाया गया साउथ अमेरिका से, और अब एक ईरान के जो राष्ट्रपति तो नहीं जो, लेकिन जो स्टेट के चीफ थे, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला, हाँ, सुप्रीम लीडर सुप्रीम लीडर, और सिर्फ राजनीति और सरकार के नहीं बल्कि धर्म के भी वो एक बड़े गुरु की तरह देखे जाते रहे शिया में और सिर्फ और ईरान के न केवल ईरान, इधर भी। हाँ, ये न केवल ईरान के बल्कि जहाँ जहाँ भी शिया समुदाय है, खास करके हमारे हमारे खित्ते में, भारत में, पाकिस्तान में और एशिया में, जो लेबनान है, सीरिया है, काफ़ी देश हैं, हालांकि सऊदी अरेबिया में भी है, शिया समुदाय है, तो उनके भी लीडर देखे जाते थे वो। तो इस हिसाब से एक बहुत ही बड़ा, ये एक बहुत बड़ी घटना है और इस घटना के परिणाम मेरे ख्याल से बहुत दूरगामी होंगे।
इसमें जो एक सवाल इस बात को लेकर है कि इस पूरे जो ये जो घटनाक्रम है, इसमें एक ही आदमी है जिसके हित साधे जा रहे हैं, और वो बेंजामिन नेतन्याहू है। क्योंकि लगभग ये अमेरिका मान ही गया कि हमको तो उन्होंने कहा तो हम लड़ने चले गए। हमारी हमारी तो कोई बहुत अधिक इसको लेकर सोचा भी नहीं था उन्होंने, जो कि उनके रूबियो ने कहा, फिर उसके बाद ट्रम्प ने भी लगभग मान लिया कि इज़राइल ऐसा चाहता था, और ऐसा नहीं करते तो ये आगे बढ़ जाता। और उन्होंने जो उनके जो कारण हैं ईरान पे हमला करने के, वो बेहद बचकाने और बचपने से भरे हुए लगते हैं आज की दुनिया में। जब हम बहुत सारी चीज़ों को देकर, एक या तो हम तर्क में देखते हैं, तथ्यों में देखते हैं, और गारंटीज़ के बीच में देखते हैं, तो उन सब के बीच में उन्होंने जो उनके जो वजह जो वो बता रहे हैं, ये लगभग बिल्कुल मुझे तो वही याद दिला रहा था जो WMD की बात थी सद्दाम हुसैन के टाइम पे, कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के जो उनके पास हथियार हैं, जिसके कारण वो पूरी दुनिया में जो है एकदम आग लगा देंगे, और इसलिए उनको मारना और उनको हटाना ज़रूरी हो गया है। अ, तो एक तो इस अमेरिका को, जैसे कि ब्राज़ील में कैसा देखा जाता है कि भई ये हर जगह आके बोलते हैं कि हम ठीक कर देंगे, हम रेजिम चेंज करेंगे, हम लोकतंत्र को बहाल करेंगे, हम यहाँ खुशहाली लेकर आएँगे, पर वो कहाँ आई? वियतनाम से लेकर आप देख सकते हैं, शुरू करें तो इराक है, फिर लीबिया है, लैटिन अमेरिका में कई देशों में उनकी अजीब-सी भूमिका रही है उस तरह की। तो अमेरिका का जो जो जहाँ भी वो घुसपैठ करता है वहाँ के व्यवस्थाओं में, उसको उसका क्या नतीजा निकलता है? देखिए, अमेरिका एक साम्राज्य है, ये बात तो सबको माननी पड़ेगी, और साम्राज्य का अपना एक उनका अपना बिहेवियर होता है, और हमेशा से अमेरिका ने वही किया है, चाहे वो कोरिया की लड़ाई हो 50 के दशक में, 60 के 70 दशक में वियतनाम में किया आपने, उसके बाद 80 के दशक 90 में आपने फिर मिडल ईस्ट में आ गए, आपने इराक में किया, उसके बाद लीबिया में किया, दक्षिण अमेरिका में तो बहुत हुआ, 70 के 60 से दशक में चिली के राष्ट्रपति उनको मारा गया, CIA ने उनको मरवाया, बहुत रिजीम चेंज हुआ, तख्ता पलट हुई, सरकारों को दबाया गया। तो एक अमेरिका का जो इतिहास रहा है, ये तो पूरे यही इतिहास रहा है। लेकिन जहाँ तक कि और देखिए, और वो कुछ ज़्यादा कम नहीं पा, अमेरिका क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। कोरिया में आपने क्या किया? कोरिया की जब लड़ाई हुई तो आपने नॉर्थ कोरिया के एक-एक गाँव, एक-एक कस्बे में बम गिराए गए, उनकी करीब 20 से 25% उनकी जनसंख्या खत्म हो गई। जी, 20 से 25% जनसंख्या किसी देश की, बहुत छोटे देश खत्म होना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आज नॉर्थ कोरिया आपके उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आप उससे हम उसको उसको अच्छा मानते बुरा मानते वो अलग बात है। उनके पास सैटेलाइट भी है, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है। तो उस वो जो आपने डिस्ट्रक्शन किया, उसका क्या फ़ायदा हुआ? वियतनाम में कम से कम लोग बोलते हैं 10 से 12 लाख लोग मारे गए। आज वियतनाम एक बहुत ही स्थिर देश माना जाता है एशिया का, और उनकी इकॉनमी भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। यही काम आपने दक्षिण अमेरिका में किया, मारे गए, मिलिट्री डिक्टेटरशिप लगाई, लेकिन आज सभी देश फल-फूल। तो जो आप इंटरवेंशन करते हैं, उसका कोई फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि उनका कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है नहीं आपके पास, बेसिकली। तो ये जो पूरा मतलब मामला है, ईरान किस तरह से एक अलग देश है, अगर हम तुलना करें उसकी उन सारे देशों से जहाँ पे अमेरिका को लगता है कि बहुत आसान काम है रजीम चेंज करना या वहाँ को ख़त्म कर देना। से देखिए, आपने ऑब्जेक्टिव की बात की कि देखिए, इज़राइल का ऑब्जेक्टिव एक अलग ऑब्जेक्टिव है, और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव अपना अलग ऑब्जेक्टिव है। इज़राइल की कोशिश बहुत साफ है, क्योंकि एक ईरान ही ऐसा देश है जो कि इज़राइल की जो हेजेमनी को उस रीजन में उसने चैलेंज किया है हमेशा से। आप बाकी देश देखें, जैसे सऊदी अरेबिया हो, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, वो सब अमेरिका के पिछलग्गू रहे हैं हमेशा से, और उनके पास सब मिलिट्री बेस है, और उनका एक एक उनकी एक आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग भी है इज़राइल के साथ कि आपको जो करना है करो, हम आपके साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमने देखा गाज़ा में इतना कत्लेआम हुआ, खून खराब हुआ, लेकिन किसी भी अरब देश ने खुल के ना तो बोला, ना उनको खुल के उनके सपोर्ट में आए। केवल ईरान ने किया, और वो 12 दिन का युद्ध भी ईरान और इज़राइल के बीच में, वो उसी वजह से हुआ। जी। तो इज़राइल को यही परेशानी ईरान के साथ है कि जो ईरान उसको जो चैलेंज करता है, या ईरान के सहयोगी जैसे हिज़्बुल्लाह हैं या हूथीज़ हैं,
या हमास, हालांकि ये ईरान ईरान उनको कंट्रोल नहीं करता, ये बिल्कुल कहता है कि ईरान के कंट्रोल, हमास ईरान के कंट्रोल में है, उनका एक अपना सहयोग है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं करता है। तो उनको हम ख़त्म करें और अपनी बपौती इस पूरे रीजन में बना लें, जो कि इनका ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट है। कि गाज़ा तो आपने ले लिया, आप वेस्ट बैंक भी ले लें, सीरिया का हिस्सा भी ले लिया और लेके उसको ग्रेटर इसराइल बनाए। ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, नेतन्याहू इस बारे में 20-25 साल से बात कर रहे हैं और ईरान इसी वजह से नेतन्याहू के निशाने पे 20-25 साल से रहा है। तो इसराइल का तो ये ऑब्जेक्टिव है कि वो जो ईरान की जो मिलिट्री ताकत है उसको कमज़ोर करें या ख़त्म करते हैं। और इसीलिए आपने WMD की बात की कि ईरान वो सद्दाम हुसैन के पास था, ये एक झूठ पे। और कोलिन पावल की बड़ी फेमस एक फोटो है यूनाइटेड नेशंस में, वो ऐसे बहुत छोटी सी बोतल दिखा रहे हैं कि ये इराक के पास एंथ्रेक्स है, वो उसको पूरी दुनिया को उससे बर्बाद कर सकता है। पूरा झूठ की बिना पे US और UK ने मिलकर एक देश को तबाह किया। और वही अब 20 साल से नेतन्याहू यही बात कर रहे हैं। उनकी भी एक फोटो यूनाइटेड नेशंस में एक वो प्लाकार्ड दिखा रहे हैं, उसमें बॉम्ब लिखा हुआ है कि ये मतलब जैसे बच्चे स्कूल के बच्चे बनाते हैं उस तरह का चित्र है कि ईरान बॉम्ब बना रहा है। तो 20 साल से वही बात कर रहे हैं। ईरान ने कभी नहीं कहा कि बम बना रहे हैं। ईरान ने तो 2015 में JCPOA साइन कर लिया था। उसका क्या मतलब है कि हम बम नहीं बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। तो जब ईरान ने एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग आपने दे दी थी कि हम बम नहीं बना रहे, तो आप तो झूठ फिर फैला रहे हैं। फिर आपने मिसाइल दागे ईरान के ऊपर अभी जून में, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने उनका पूरा न्यूक्लियर सिस्टम तबाह कर दिया। तो सिस्टम आपने तबाह कर दिया, तो फिर से कैसे बम बना सकता है। तो वही आप लोग ये बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं। और किस मुल्क की कितनी ताकत है बम बनाने की, ये इसका डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू नहीं कर सकते। उसके लिए एक संगठन है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है, वो जाती है, वो जांच करती है सब देशों की कि कितना आप एनरिच कर रहे हो, कहाँ आपकी कैपेसिटी है। तो IAEA ने भी कहा है कि वो 60 से 65% तक एनरिचमेंट करते हैं। आपको न्यूक्लियर बम बनाने के लिए 95% तक एनरिचमेंट करना पड़ता है, जो कि आसान काम नहीं है। और जब एक देश ने एक बार आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे, कमिटमेंट दे दिया कि हम बम नहीं बनाए, तो आप तो एक झूठ के बिना ने इसराइल ने ये युद्ध शुरू किया है। उनका तो ये ऑब्जेक्टिव कि ईरान की ताकत को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में वेस्ट एशिया में हेजेमनी कर लें नहीं, पूरी। उससे भी ज़्यादा ये कि जो चुनाव सामने आने वाला है उनका, और वो चुनाव जीतने के लिए उनको ज़रूरत है इस बार। अब वो चुनाव तो दोनों का मेरे है, ख्याल से तो ट्रम्प का ये भी चुनाव आने वाला मेरे ख्याल से है। तो ये रियलिस्टिक बात नहीं, ट्रम्प पे भी आते हैं, पर पहले पहले नेतन्याहू को करते हैं। हाँ, नेतन्याहू के सामने चुनाव आने वाला है। वहाँ की अदालत उनके खिलाफ है, वहाँ की बहुत सारी जनता उनके खिलाफ है। वो हमास के खिलाफ भी जो उन्होंने किया, वो भी अपनी जो सिमटती हुई राजनीतिक जो उनकी पकड़ थी उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और उन्हें पता है कि जब भी, क्योंकि वहाँ पे एक मिली-जुली सरकार है, जब चाहे तब वो उनका उनको वहाँ से हराया जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, जो कि ट्रम्प के साथ ट्रम्प के साथ वो बात नहीं है। और ट्रम्प के साथ अगर आप रियलिस्टिकली सोचो कि अमेरिका की सबसे ज़्यादा उसको चुनौती किस किस देश से मिल रही है इस समय, तो क्या वो ईरान है? मतलब कौन-सा देश है जो सबसे ज़्यादा जिसको लेकर, तो ज़ाहिर तौर पे वो हम सब देख सकते हैं कि वो चीन है, जो लगातार उनको चुनौती दे रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे वो हथियारों के मामले में हो, चाहे वो ट्रेडिंग के मामले में हो। अ, तो वो चीन के साथ तो वो दुम-दबा के बात कर रहे हैं ज़्यादा, मतलब बहुत कोई उनको परेशानी नहीं है उस बात से। वो ईरान पे कर रहे हैं, क्योंकि ईरान शायद उनको लग रहा है कि ये कमज़ोर है इस समय, और इसको इस समय हम दबा सकते हैं। और उसके कारण, क्योंकि ये बात लगातार वहाँ के अखबार छाप रहे हैं अमेरिका के, कि ये पूरा मैनिपुलेशन जो है बेंजामिन नेतन्याहू का, जिसके उसमें जिसके गच्चे में ट्रम्प आ गए। मेरे ख्याल से ये देखिए, नेतन्याहू का तो अपना ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैं बात की, उनका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को बनाएं और अपने को सिक्योर करें। प्लस राजनीतिक कारण भी हैं। लेकिन अभी देखिए, इसराइल से खबर बहुत कम आती है। हारेट्स वहाँ का एक न्यूज़पेपर है, जिसको कि मैं अक्सर पढ़ता हूँ, थोड़ा सा बैलेंस्ड है वहाँ से। बाकी तो वहाँ मिलिट्री सेंसरशिप है। अब वहाँ से ना वीडियो बाहर आता है, ना फोटो बाहर आती है। रोज हम मिसाइल गिर रही हैं, लेकिन आपको बहुत ही कम उसके वीडियो और फोटो देखने को मिलेंगे उसके। लेकिन ये भी बात करते कि जब हमास के खिलाफ इन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की गाजा में, तो उस वक्त नेतन्याहू की जो पॉपुलैरिटी थी काफ़ी कम थी। लेकिन जैसे जैसे
युद्ध बढ़ता गया, जैसे खून खराबा ज़्यादा, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। और अभी फिर एक सर्वे आया था, मैंने हारेट्स में ही देखा था कि या सीएनएन में कोई बोल रहा था कि ईरान इसराइल के लोग चाहते हैं कि ईरान पे हमला हो और ईरान का डिस्ट्रक्शन हो। इसमें जो बहुमत है वहाँ पे इसके फेवर में, क्योंकि इसराइल की जो राजनीति है इतनी ज़्यादा, अब आप कह सकते हैं राइट विंग या दक्षिणपंथी की तरफ मुड़ चुकी है कि उसको वापस सेंटर में लाना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे जो पहले लेबर पार्टी थी और लिकुद पार्टी थी, बहुत ही कमज़ोर हो चुकी हैं। इनके जो सहयोगी दल हैं वो पूरी तरह से दक्षिणपंथी हैं। वो किसी से बातचीत में विश्वास नहीं करते। और अभी जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं वहाँ पे, माइक हकबी, उन्होंने टकर कार्लसन को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि इसराइल का अधिकार है ग्रेटर इसराइल बनाना अकॉर्डिंग टू बाइबल, कि बाइबल के आधार पे उनका ये किसी तरह का एक उनको दैवीय अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र का को और बढ़ाएं। तो अगर आप धर्मशास्त्रों के आधार पे देश बनाए जाएंगे तो फिर तो हम लोग पूरी दुनिया को हम लोग भारत के लोग पूरी दुनिया पे हम कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे तो शास्त्रों में भी लिखा गया कि 3 कदम लिए और पूरी भूमि को किसी राजा ने, किसी देव ने उस पे कब्जा कर लिया। ऐसी ऐसी ऐसे शास्त्र, ऐसी बातें, ऐसी मिथ्य, ऐसी कथाएं तो हर हर कल्चर में आपको मिलेंगी, हर देश में आपको मिलेंगी। उसके आधार पे आप किसी देश की राजनीति या कूटनीति या अपना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही हो रहा है। तो ये आधा इसराइल में तो मेरे ख्याल से इसराइल के लोग ज़्यादातर जनसंख्या वहाँ की अभी जो हो रहा है उसके वो फेवर में है, और उसका फायदा नेतन्याहू को मिलेगा जो इलेक्शन में। ये बात जैसे अगर कोई बहुत भारी नुकसान उनका नहीं हो गया तो ये तो होता है जब कोई भी देश युद्ध में जाता है तो वहाँ की जो आपसी मतभेद होते हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे कि ईरान में हम देखने को देख रहे हाँ, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको उम्मीद थी, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि खमेनी को हमने मार दिया, अब आप रिजीम चेंज होगा और लोग सड़कों पे आ जाएं और सत्ता अपने हाथ में ले लें। उससे कुछ नहीं हुआ, बल्कि पूरा जो ईरान के देश एकजुट हो गए। जब आपके ऊपर बम गिर रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं स्कूलों में, हॉस्पिटल पर बम गिर रहे हैं, प्रेस सेंटर्स पे, टेलीविजन स्टेशन पर बम गिर रहे हैं, तो कोई भी देश होगा वो उसके साथ मिलजुल के खड़ा होगा। उनके कितने भी आपस में मतभेद हो सकते हैं और वो और मतभेद रहेंगे। हर आदमी, मैं नहीं कहता कि ईरान, मुझे कई बार जाने का मौका मिला, हर आदमी वहाँ पे आयतुल्लाह खमेनी के फेवर में नहीं था, लेकिन हेड ऑफ स्टेट होता है और एक वहाँ को उनका उनकी संस्कार है, उनकी एक संस्कृति है, और ईरान के लोग अपनी संस्कृति के प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार होते हैं। उससे भी ज़्यादा वो ये बात तो कल्चर से ज़्यादा सिविलाइज़ेशन, वो एक सिविलाइज़ेशन कैरी करते हैं अपने साथ में, हाँ, वो ज़्यादा बड़ा है कल्चर से भी। हाँ, इसमें एक और बात भी है कि जैसे आप कह रहे हैं कि इज़राइल में बहुत सारे लोग अब पक्ष में हैं कि ये ईरान से युद्ध होना चाहिए। अम, अमेरिका में 60% लोगों का कहना है कि युद्ध नहीं होना चाहिए और उनके कांग्रेस ये इस बात की नुमाइंदगी कांग्रेस नहीं कर पाई और ट्रम्प को रोक लेना था जहाँ जाके, तो उन्होंने शक्तियों को रोका नहीं। तो उसका मतलब बेसिकली ये कि ये युद्ध अभी चलता रहने वाला है और इसको हम आगे किस तरह से फिर होता हुआ देखते हैं, खासतौर पर भारत की रोशनी में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस दिन लड़ाई हुई उसके 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी वहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी वहाँ के नेसेट में भाषण दे रहे थे, भाईचारे की और शांति और बातचीत की बात कर रहे थे और वो एक मदरलैंड फादरलैंड वाला भी कंसेप्ट दे रहे थे वहाँ पे उन लोगों को कि बहुत सारे लोगों की, भारतीय लोगों के लिए इज़राइल जो है फादरलैंड है और भारत मदरलैंड है। और साथ में वो बीबी नेतन्याहू जो कि एक तरह से वॉर क्रिमिनल है घोषित तौर पे, वो उनको अपना भाई बता रहे थे और वो दोनों गले-वले लग रहे थे वहाँ पर और 2 दिन बाद ही ये सब शुरू हो गया। तो ये इसमें और अभी जो कल ये हुआ कि जो ईरान का एक जहाज़ जो है हिंद महासागर में उसको अ, एक उड़ाया गया श्रीलंका के पास में, जो कि भारत के मेहमान बनकर वो आए हुए थे और श्रीलंका के लोगों ने न सिर्फ बचाया उनको, श्रीलंका के लोगों को ज़्यादा पहले जाके उन्होंने कंडोल भी किया जो अ, जो हमला और हत्याएँ वहाँ पे तेहरान में अमेरिका और इज़राइल ने की थी। भारत ने आज जाकर 6वें दिन जाके थोड़ा-सा अफ़सोस जताया कि खमेनेई की हत्या के बारे में और ईरान पे हुए हमले के बारे में और उसके पहले वो सारे अरब देशों के जो शेख वग़ैरह हैं, एक एक हिंदी में एक कहावत है, शेख अपनी-अपनी देख। तो और
अरब जो देश है वहाँ सब लोग हर शेख अपनी अपनी देख रहा है और सब लोग अमेरिका के साथ दिखलाई पड़ रहे हैं। और और सब पे जब हमला हो रहा है तो कह रहे हैं हम पे हमला मत करो, ये तो वो ईरान कह रहा है कि अमेरिकन ठिकानों पे हम हमले कर रहे हैं। तो अच्छा। पर भारत ने उन अरबी देशों को पहले ही जाके उनके साथ अपनी सॉलिडरिटी बताई। नेतन्याहू को जो है हिब्रू में एक संदेश उन्होंने ट्विटर पे जारी किया, पर अच्छा 6 दिन इंतजार किया कि हम अब खमेनेई का भी कुछ अफसोस जता दें कि ऐसा कुछ हुआ। बहुत ही दुखदाई है ये, क्योंकि देखिए ईरान के हमारे साथ संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। और आपने जो शेखों की बात की उसमें जल्दी से मैं दो, जो लड़ाई है अ, वेस्ट एशिया, उसमें हम लोग पश्चिम एशिया बोलना चाहिए, मिडिल ईस्ट कॉलोनियल टर्म है, पश्चिम एशिया हम लोग बोलते हैं उसको। जो वहाँ पे लड़ाई को जो लोग बोलते हैं शिया सुन्नी की लड़ाई, वो शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई दो मॉडल्स की है। एक मॉडल क्या है कि आपके पास फैमिली चलाते हैं कंट्री, सऊदी अरेबिया मतलब एक एक फैमिली नाम है अल सऊद, द हाउस ऑफ सऊद। तो एक देश जो है फैमिली के नाम पे बेस है। आप सारे देश देख लीजिए, चाहे वो दुबई हो, शारजा हो, बहरीन हो, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ओमान, ये सब क्या है, डिक्टेटरशिप है। पहली चीज, मतलब डेमोक्रेसी के नाम पे उसमें सऊदी अरेबिया में तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं है। उनकी जो कंसल्टेटिव काउंसिल होती है वो भी वही अपॉइंट करते हैं उसको। तो डेमोक्रेसी के नाम पे जीरो। दूसरी बात उनमें कॉमन क्या है, सब अमेरिका के पिट्ठू है। दूसरी बात, तीसरी बात, अमेरिका के बेस बना के बैठे हुए हैं। अभी ईरान अगर अटैक कर रहा है तो ईरान दुबई पे या सऊदी अरब पे अटैक नहीं कर रहा है, वो अटैक कर रहा है अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पे, क्योंकि वहां से ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है। तो ईरान को पूरा हक है इस बात का कि वो अटैक करे। और चौथी बात, इनकी जो इकोनॉमी चलती है, जो पेट्रोल डॉलर, वो अमेरिका को से चलती है। ये अपना पेट्रोल अमेरिका को बेचते हैं, उससे पैसा मिलता है, अमेरिका से हथियार खरीदते हैं। तो ये एक मॉडल है। दूसरा मॉडल ईरान का है कि उसने जो अपने जो तेल था उसको उन्होंने नेशनलाइज किया, कि उनकी जो नेशनल कंपनी वही उसको बेचेंगी। और 1953 में अमेरिका में ने वहाँ पे अमेरिका ने और MI6 जो ब्रिटिश एजेंसी ने वहाँ पे उन्हें कू कराया, मोहम्मद सादिक की सरकार थी, उसको गिराया और रजा पहलवी को फिर से शाह बनाया गया, जो कि सत्ता से बाहर थे, उनको शाह बना दिया गया। और फिर वो वहाँ पे खून खराबा और कत्लेआम शाह ने किया 20-25 साल, 1979 तक, जब तीनों देखा लूट ने। तो ये मोटा अलग है। वहाँ पे डेमोक्रेसी है, गांव के लेवल तक चुनाव होते हैं ईरान में, गांव कस्बे, लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट प्रोविंसेस की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, उनकी पार्लियामेंट इलेक्ट होती है। और मैं 2008 में मुझे जाने का मौका मिला था तेहरान, और वो इलेक्शन का टाइम था। और मुझे भी थोड़ा दंग रह गया कि वहाँ पे टीवी में प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, जैसे अमेरिका में होती है। आप लोगों से बताएंगे तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, नहीं ईरान तो डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ तो अयातुल्ला राज करते हैं। रैलीज हो रही हैं, चुनावी भाषण हो रहे हैं, अच्छी डिबेट हो रही है इलेक्शन में, इंटरव्यूज हो रहे हैं, जैसे कि किसी भी डेमोक्रेसी में होता है। कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं, परफेक्ट डेमोक्रेसी तो ना तो ईरान है, ना भारत है, ना ब्राजील है, और अमेरिका तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि अब जो प्रेसिडेंट आप युद्ध कर रहे हैं, जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट को अधिकार नहीं है युद्ध की घोषणा करने, इसलिए युद्ध की घोषणा नहीं की। युद्ध चल रहा है लेकिन युद्ध की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। ये भी एक मजाक है। और उसको रोकने के लिए अगर वोट होता है सेनेट में तो वो उनके प्रेसिडेंट के हक में हो रहा है। तो ये दो मॉडल्स की लड़ाई है कि जो कोई देश है वो सॉवरिन है, सार्वभौमिक है, और अपने रिसोर्सेज को अपने हक में अपनी जनता के लिए यूज करना चाहता है। वही वेनेजुएला की कहानी है, वही ईरान की कहानी है। और दूसरे देश जो है सऊदी अरेबिया, वो अपने जो रिसोर्सेज है वो क्या करते हैं, आपसे हथियार खरीदेंगे। अगर ईरान में वही करना शुरू कर दे ताकि आपको तेल बेचे, आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे एक्सन मोबिल है, चाहे शेवरॉन हो, वो तेल निकालें वहां से, उससे जो पैसा है वो से आप हथियार खरीदें, तो ईरान में आपको कोई बुराई नहीं दिखाई पड़ेगी। बुराई इसलिए है क्योंकि वो आपका खेल नहीं खेल रहा, उसने उसी का वो खामियाजा उनको जो है भुगतना पड़ रहा है। तो ये कहानी है। जहाँ तक हमने भारत से बात की, देखिए हमारे संबंध इसराइल से आई थिंक 1992 में जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी तो हमने पहली बार राजनयिक संबंध इसराइल के साथ स्थापित हुए। उससे पहले हमारे दो देशों के साथ, दक्षिण अफ्रीका और इसराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं थे। और स्थापित हुए, कॉपरेशन हुआ, और मेरे ख्याल से जब ये 2000 के दशक में
2003-4 के आसपास संबंध काफ़ी गहरे हो गए। लेकिन जो हमारे संबंध इसराइल के हैं वो केवल एक मिलिट्री के क्षेत्र, डिफेंस के क्षेत्र में है, और कोई खास क्षेत्र नहीं है। थोड़ा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे ड्राईलैंड फार्मिंग को काफ़ी उन्होंने इनोवेशन किया है कि कैसे आप सूखे क्षेत्रों में भी खेती कर सकते हैं। और बाकी क्या है, तो उसी क्षेत्र में है। ऐसा नहीं कि हम आईटी के क्षेत्र में या फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में या इंडस्ट्री के क्षेत्र में। इज़राइल बहुत छोटा देश है, 90 लाख की वहाँ की जनसंख्या है और 600 बिलियन का उनका जीडीपी है। तो अब उस देश के साथ ज़्यादा व्यवहार क्या करेंगे? लेकिन क्योंकि भारत में कुछ जो टेरर अटैक हुए, खास करके 2008 उसके बाद, और उसमें कुछ ज्यूज ही मारे गए वहाँ पे, जो जो बम्बई का एक 2008 का वो हादसा हुआ था। तो उसके बाद मेरे ख्याल से काफ़ी संबंधों में प्रगाढ़ता आई, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड रही। और इस तरफ अमेरिका की प्रेशर, हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से 2008 में इंडिया ने न्यूक्लियर डील भी साइन की, जो अमेरिका के साथ डील साइन की। उसके बाद से हमारे संबंध ईरान के साथ कमज़ोर हैं, होने लगे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मणिशंकर अय्यर जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे, और उन्होंने ये वाक़या मुझे खुद बताया पर्सनली, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी बार मिलता था। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है। उनका एक आइडिया था कि इंडिया, पाकिस्तान, ईरान पाइपलाइन का, गैस पाइपलाइन का, कि ईरान से गैस भारत लाई जाए। हालाँकि एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो बलूचिस्तान होके गैस लानी थी और उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये उन्होंने खुद किताब में लिखा है और ये छप भी चुका है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि एशिया के किसी भी भाग में, जिसको एनर्जी सिक्योरिटी बोलते हैं, इस तरह का कॉपरेशन हो। आप तेल लें, गैस लें, वो चाहते हैं आप सऊदी अरेबिया से लें, ठीक है, क्योंकि आपकी कंपनीज काम कर रही हैं। इराक से आप लें, क्योंकि वहाँ उनकी कंपनी काम कर रही है। कुवैत से लें, बहरीन से लें, लेकिन ईरान से, उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया और भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। बहुत बढ़िया। और ये बात मैंने आपको बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ईरानियन एम्बेसडर से मैंने बात की थी दिल्ली में, जब मैं दिल्ली में था। ईरान इस बात पे भी राजी था कि भारत ईरान को रुपयों में इंडियन बैंक में पेमेंट करे। उन्होंने कहा कि आपको डॉलर में पेमेंट भी नहीं करना है। और पुणे की यूको बैंक में या किसी बैंक में भारत उनको पेमेंट कर रहा था रुपए में। उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली में एक हादसा होता है कि इजरायली एम्बेसी की एक गाड़ी है, उस पर कोई बम लगा देता है और बम फटता है, छोटा सा बम होता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ईरान से एजेंट आए थे, उन्होंने ये अटैक किया इजरायली एम्बेसी से, और वो जो स्कीम थी वो भी खत्म हो गई कि भारत ने जो रुपए में तेल दे रहा था वो भी देना बंद कर दिया। तो भारत और ईरान के रिश्तों को जबरदस्ती करके, एक तो अमेरिका के प्रेशर से और फिर इसराइल के प्रेशर से, उनको खत्म किया गया है। और हमारा ईरान से, हमारा तेल जीरो है। चीन तो 60% चीन का तेल ईरान से आ रहा है, और उसकी बड़ी वजह ये भी है कि जो ईरान पे हमला हो रहा है, कि चीन को, जो चीन की एनर्जी सिक्योरिटी है, उसको किसी तरह से कमज़ोर किया जाए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगा तो वहाँ से 80% तेल वहीं से जा रहा है, तो नहीं जा पाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप अभी अप्रैल में चीन जाने वाले हैं, इनकी मीटिंग है शी जिनपिंग के साथ। तो जाने से पहले ये सारे जो इनकी कड़ियाँ हैं ये मिला देना चाहते हैं। मदुरो को उन्होंने उठा लिया, ईरान पे हमला कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि चीन के सामने ऐसी डील करें कि चीन कमज़ोर स्थिति में हो। तो जो ऑब्जेक्टिव की बात हम लोग कर रहे थे, इसराइल का ऑब्जेक्टिव तो अलग है और यूएस का ऑब्जेक्टिव अलग है, कि एक तो वो हेजेमनी तो है ही, साथ में कि किस तरह से वो शी जिनपिंग से मिलने से पहले उनके साथ जस्ट वो करें, जो भी समझौता करें, तो वो एक एज चीन एज ये एज दिखलाई पड़े। कमजोर कमजोर स्थिति में चीन हो कि भाई आप तो हमारे जो तेल आ रहा था वेनेजुएला से, उसको भी आपने पकड़ लिया, जो मिडिल ईस्ट से आ रहा था, पश्चिम एशिया से आ रहा है, उसको भी आपने पकड़ लिया। तो अब चीन को उसके साथ थोड़ा झुकना पड़ेगा। ये उनकी स्ट्रेटजी है। ये काम करेगी नहीं करेगी, ये दूसरी बात है, क्योंकि अभी चीन रूस से बहुत सारा तेल खरीद रहा है और उनकी इतनी कैपेसिटी है कि 15-20% वो उसको बढ़ा सकते हैं। और गैस भी आ रही है, उनकी पाइपलाइनें बन रही है, क्योंकि उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में ये सब होने वाला है। तो वो बहुत उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। जैसे ईरान भी इस बात के लिए, युद्ध के लिए बहुत सालों से तैयार था। उनको पता था कि एक दिन ये होने वाला है। तो उन्होंने, उनकी मिसाइल्स भी हैं, वो उनके ड्रोन्स भी हैं, रडार्स, अंडरग्राउंड, सब उन्होंने तैयार रखे थे। एक दिन तो हमला होगा, उसके लिए बहुत ही तैयार बैठे हैं। यही आई थिंक अमेरिका का तो ऑब्जेक्टिव ही, डोनाल्ड ट्रंप पहले बोले हम रजीम चेंज करेंगे, वो नहीं हुआ, तो उन्होंने
4 नए ऑब्जेक्टिव दे दिए कि हम उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, जो कि है ही नहीं। बोला मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, जो कि है, लेकिन वो बहुत ही मिसाइल सब पहाड़ों के अंदर, सुरंग में उसके अंदर है। बोले हम नेवी को ख़त्म कर देंगे, धन्यवाद के उनको शिप को, जो कि शिप एक उससे लौट रहा था, मिलन 2026 से लौट रहा था। और कोई भी फ्लीट अगर जाती है भाग लेने के लिए किसी दूसरे देश में, तो उसमें हथियार नहीं होते हैं, हाँ, बिना उसमें हथियारों के एक सेरेमोनियल एक सेरेमनी। हाँ, कार्यक्रम की तो भागीदारी थी, जिसमें वो हाँ, आए तो थे आपने और हमारे न्योते पर आए थे। और जाहिर तौर पे ये घटना भी हिंद महासागर में हुई है, जिसके बारे में क्या मैं कुछ सुन रहा था, कुछ जो विशेषज्ञों, तो उनका ये कहना था कि अ, या तो हमें पता था कि ऐसा होने वाला है, और अगर हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि ईरान के जहाज़ हमारे पास है, तो हमने उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया। हमने ईरान से बात की कि नहीं की, हमने अमेरिका से कहा कि नहीं कहा कि इसको इससे दूर रहिए इस समय। क्योंकि अगर आप हिंद महासागर की सुरक्षा की बात, खुद को उसका चौकीदार समझते हैं, तो आपको या तो पता होना चाहिए था, या फिर आपने बात की होनी चाहिए। जो दोनों ही बातें साफ नहीं दिखलाई पड़ती। और इसलिए ये बहुत पलट कर, जो कि उनके जो विदेश मंत्री ने कहा भी कि हम भारत के न्योते पे वहाँ गए थे। तो जाहिर तौर पे ये बात पलटकर भारत के खिलाफ सवाल तो उठेंगे इस बात को लेकर। ये युद्ध हमेशा थोड़ी ना चलेगा जो है इस तरह से। पर ईरान तो हमारे भूगोल और भौगोलिक पड़ोस में ही रहेगा, चाहे चाहे जो भी उसमें बदल जाए। जितने जितने इजरायली हैं अभी, जितनी आबादी है, उससे ज़्यादा शिया भारत में रहते हैं। तो वो बात भी एक तरह से। पर फिर सवाल जो हम लोग जहाँ पर इसको ले जा सकते हैं शोभन, वो ये कि ब्रिक्स में जो अब भारत की जो अध्यक्षता रहेगी, जहाँ पर चीन भी है, रूस भी है, ईरान भी है, ब्राजील भी है, ये सारे देश हैं उसमें। तो उसमें भारत की जो भूमिका है, या भारत की जो इंटीग्रिटी है, वो कैसे देखी जाएगी इस सब के बाद। क्योंकि इन सारे देशों ने, चाहे रूस है, चाहे ब्राजील है, चाहे चाइना है, उन सब ने एक तरह से ईरान के प्रति अपना समर्थन साफ-साफ जताया, सिवा भारत को छोड़। देखिए, रूस और चीन तो एकदम खुल के बोल रहे हैं। उन्होंने उसके उसकी निंदा भी की है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जो कि समाचार आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ईरान को सपोर्ट भी दे रहे हैं पीछे से। अब उनके पास, ईरान के पास सुखोई भी हैं, SU-24 भी है, उनके पास S-300 मिसाइल भी है। और जो ये 3 F-15 जहाज गिरे हैं कुवैत में, तो ये उन्होंने कहना कि हमारी सेना ने मार दिया है, बहुत ही बचकानी बात है, सरासर झूठ है। सब जानते हैं कि ईरान के पास S-300 मिसाइल है, और बहुत चांसेस उन्होंने गिराए हो। आज एक और अभी खबर में आपसे बात करने पर देखा था, एक और F-15 गिराया गया है। तो ये कोई ईरान से लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। और चीन, मेरे ख्याल से उनको सैटेलाइट इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस डेफिनेटली वो देगा उसको, क्योंकि उनका बहुत इंटरेस्ट है। जिस देश में आपका इंटरेस्ट होगा, आप उसको सपोर्ट करेंगे। और बहुत दुर्भाग्य कि हमारा भारत का इस वक्त इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। करीब 50-60 साल हमने ईरान से हमारा तेल आता था, और दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया होता था, तीसरे नंबर पे इराक होता था। उसके बाद क्योंकि ईरान से हमने बंद कर दिया, तेल इराक से और सऊदी अरेबिया से आने लगा, तो हमारा इंटरेस्ट बहुत कम हो गया, क्योंकि मेन आपका जो व्यापार, तेल का व्यापार था, वही खत्म हो गया। अब जो देश देखें, आप कुवैत देखें और दुबई देखें, लाखों लाखों भारतीय वहाँ पे रहते हैं। 1 करोड़ 97 1 लाख, करोड़। पूरे पूरे जिसको आप पश्चिम एशिया हाँ, कह रहे हैं, मिडल ईस्ट हाँ, जिसको हम कह रहे थे, हाँ। 97 लाख लोग काम, रोजगार जुड़ा हुआ है उनका जो है। चलो भाई। और और सबसे उनके ज्यादा। साथ कैसा व्यवहार होता है वही पता है सबको, हाँ, सबको पता है उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। एक देश, एक मुल्क ऐसा जहाँ पे आपको बहुत ही इज्जत के साथ, और भारतीय बहुत कम है, वो है ईरान। दस वहाँ हजार पे क्या। जो भारत का बहुत ही छोटी वहाँ पे जनसंख्या है, लेकिन वहाँ पे गुरुद्वारा भी है, मैं गया हूँ उसमें। और एक सिख पॉपुलेशन 70 के दशक से वहाँ पे रह रहे हैं। और मेरे पिता पहली बार 1974 में ईरान गए थे, उस वक्त शाह का वक्त था। और बहुत सारे किस्से हैं, और मुझे भी जाने का मौका मिला, वो बात अलग है। तो वहाँ पे आपको जो भारतीयों को एक इज्जत के साथ देखा जाता है, और अच्छे अच्छे रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं। बहुत सारी सिखों के परिवार वहाँ पे रहते हैं।
और लेकिन दुबई में, शारजा में, कुवैत में भारतीय क्या करते हैं सबको पता है। उनको अपने पासपोर्ट रखने का भी अधिकार नहीं है अपने पास। किस तरह की उनको सैलरी दी जाती है वो पता है। तो वो अलग बात है। तो आप ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। और अब आप देखिए क्या हो रहा है, पूरे रीजन में आग लग गई है। जो कि दुबई की क्या खासियत थी। भारत के बहुत धनाढ़ लोग भी, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार वहाँ जाके मकान लेते हैं, घर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही सुरक्षित जगह मानी जाती है। जबकि सबको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा है, ड्रग डीलिंग का अड्डा है, दुनिया भर की हर तरह का क्राइम वहाँ पे होता है। लोग भूल गए कि जिन लोगों ने भारत में सबसे बड़ा हमला हुआ भारत 1992 में मुंबई में, वो भाग के दुबई गए थे। वो ईरान नहीं गए थे भाग, बाद में पाकिस्तान गए हो, लेकिन भाग के सब दुबई गए थे। तो दुबई के जो, और दुबई में जब शारजा में क्रिकेट मैच खेला जाता तो सब पता था कि वो वहाँ पे केवल मैच फिक्सिंग होती तो और कुछ नहीं होता था। तो ये उनका ये, तो आप किन देशों के साथ अपने संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, किन देशों का। और इन देशों की जो सत्ता है, ये भी कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूत नहीं है। क्योंकि अब 85% तो आपका माइग्रेंट लेबर है आपके देश में। आपकी जो लोकल पॉपुलेशन तो वो बहुत कम है। तो भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से लोग, वो तो आपका वर्किंग क्लास हो गया। जो सर्विस क्लास है वो यूरोप से आया हुआ है। तो आप क्या, तो कुछ है ही नहीं। और ये सब देश तो पूरे, आप देखिए पश्चिम एशिया में एक ही देश है ईरान, जो कि एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, असल मायने में देश है। बाकी ये देश, चाहे वो कुवैत हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, लेबनान हो, सीरिया, ये देश तो बनाए गए। 1916 में एक सीक्रेट ट्रीटी हुई थी, जो कि साइक्स पिकॉट, रश ब्रिटिश और फ्रेंच, उन्होंने सीक्रेट ट्रीटी करके इन देशों को ऐसे ऐसे करके बना दिया और कहा कि ये आपका अधिकार क्षेत्र है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। तो ये तो इनका इतिहास है। लेकिन ईरान का इतिहास तो वो उतना ही पुराना जितना कि भारत का इतिहास है। 5,000 साल पुराना उनका इतिहास है, सभ्यता रही है। दूसरा देश जहाँ पे सभ्यता थी वो इराक थी, मेसोपोटामी की सत्ता सभ्यता। में आते तो उसके साथ आपने क्या किया, उसको भी आपने बमबारी कर दी। और बहुत सारे सीन है कि वहाँ का जो म्यूजियम, बगदाद का म्यूजियम, जहाँ पे कि सुमेर के, मेसोपोटामिया के चीज़ें रखी हुई थी, लोग उठा उठा के ले गए और वो फिर बिकी, बाजारों में बिकी। और वो न्यूयॉर्क और मैनहट्टन और लंदन में जो धनाढ़ लोग रहते हैं उनके घरों में आज है। तो ना तो आपको इतिहास की कोई फिक्र है, ना इतिहास के प्रति आपका कोई वफादारी है। और जिन लोगों को इतिहास के प्रति वफादारी है, जो अपने तारीख से, अपने इतिहास से, अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, उनके साथ आपको नाराज़गी रहती है, उनको बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये जो है मोटा-मोटी, ये जो लड़ाई है, ये इस तरह की लड़ाई है कि कौन-सा मॉडल आप आपका देश चला रहा है, कैसी आपकी विदेश नीति है, आप किस मुद्दों पे खड़े होना चाहते हैं। और ये जो मैं ट्विटर पे देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि भारत को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए, वही आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है। हमेशा ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, बट एक कॉमन इंटरेस्ट भी होता है। आप अलायंस क्यों बनाते हैं? आपने ब्रिक्स क्यों बनाया है? क्योंकि भारत का नेशनल इंटरेस्ट और चीन का नेशनल इंटरेस्ट तो एक साथ नहीं है, और ना भारत का और रूस का नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। नॉन लैंड मूवमेंट क्यों बना था कि जो 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 देश जिनको आज़ादी मिली, जो कि विकासशील देश थे, तो उनको एक साथ रहना चाहिए। और यही ब्रिक्स की, यही इम्पोर्टेंस है। और हालांकि ब्रिक्स ब्रिक्स की विडंबना यह है कि उनका बहुत सारा फोकस केवल ग्लोबल गवर्नेंस पे और फाइनेंस पे है, मिलिट्री अफेयर्स पे। हालांकि काफ़ी यहाँ पे ब्राज़ील में जब हुई थी अभी मीटिंग, और मैंने उसमें मैं भाग भी लिया था, तो नेशनल सिक्योरिटी पे भी काफ़ी बातचीत हुई। और अगर आप इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो आप नेशनल सिक्योरिटी के जो सवाल है उसको, तो आप उससे बच नहीं सकते। कहीं न कहीं आपको उसको संबोधित करना ही पड़ेगा। और ब्रिक्स के देश पे बम गिर रहे हैं, उसको तोड़ा जा रहा है। देखिए, मेरा ख्याल होता है कि इनका ऑब्जेक्टिव है कि ईरान को एज ए स्टेट खत्म कर दिया जाए और उसके टुकड़े कर दिया जाए, जो कि हमेशा स्ट्रेटजी रही। बल्कनाइजेशन बोलते हैं, युगोस्लाविया में वही किया उन्होंने, सीरिया में भी वही हुआ, लीबिया में वही हुआ। सिविल वॉर कर दो, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए। अगर ईरान एज ए स्टेट सर्वाइव नहीं करता है, तो क्या होगा? आप चाहते हैं कि वहाँ 5 नए 6 नए देश बने? उन देशों में क्या होगा? कितना बड़ा वैक्यूम हो जाएगा। और भारत जैसे देश में, जहाँ पे इतनी विविधता है, अगर आप एथनिसिटी के आधार पे आप देशों को बनाना चाहते हैं, हम तो बारूद के ढेर में बैठे हुए हैं।
ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए हमको। बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है कि जब अगर आप अपने आस-पास उसूल की बात नहीं करेंगे, तो आपके साथ भी जब कुछ होगा तो आपके लिए भी कोई बात नहीं करेगा, जो कि एक तरह से दिखने लगा कि हम ये जो 10 साल पहले जब आए थे कि हम विश्व गुरु और सब लोग जो सबके ढोल जमाते हुए, गले लगते हुए बात करते थे। अब हम देख सकते हैं कि इनके पास भारत के पास बात करने का जब जब भी अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सिर्फ 2 देश भारत के साथ आए, एक इज़राइल था और एक अफ़गानिस्तान। जो कि खुद भी आपस में बात नहीं करते, वो हमारे और बड़ी विडंबना है। हाँ, विडंबना। कि वो दोनों कट्टी आपस में हैं, पर वो हमारे समर्थन में थे और बाकी जो पूरी हाँ, दुनिया थी, वो कह रही थी, हाँ, आतंकवाद तो नहीं होना चाहिए, पर बताइए तो कि कैसे कैसे हुआ हमला, क्या हुआ इसमें? और फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने रगड़-रगड़ के कहा कि 100 बार ही बताया कि ये युद्ध तो मैंने रुकवाया था, ये तो कुछ भी कहीं भी जाने वाला था। तो सारी हुँ। वो जो उन्होंने बात की। आखिरी में ये जो इस बारे में शोभन कि आप भारत के हैं और अब ब्राज़ील में रहते हैं और हम सब ये सुनते रहते हैं कि ये विश्व गुरु फलाने और वहाँ पे गए और वहाँ पे 28 देशों ने नरेंद्र मोदी को मेडल या सम्मान दिए हैं संसदों ने, जिसमें से आखिरी अभी नेसेट ने उनको भी दिया मतलब उन बच्चियों को मारने से 2 दिन पहले। और साथ में खमैनी को मारने के 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी को उन्होंने मेडल पहनाया और बड़ा खुशी के साथ उन्होंने उसको स्वीकार भी किया। और ऐसे 28 देशों ने उनको दिया है और मतलब पर मैं क्योंकि आप शायद दूर हैं तो शायद ज़्यादा साफ देख सकते हैं कि क्या है विश्व गुरु की हकीकत आप कैसे देखते हैं इसको? या ब्राज़ील में कैसे देखा जाता है इसको? या ब्रिक्स कंट्रीज़ में कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं ये कहूँगा भारत एक दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण देश है और हमेशा से रहा है, 1947 से रहा है। और पिछली बात हमने जब बात की थी वेनेज़ुएला पे तो मैंने कहा था कि 1945 में भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में जगह दी गई, इसके बावजूद कि आज़ाद मुल्क नहीं था। तो आप समझ सकते हैं। ऐतिहासिक तौर पे देखें तो हमारी सभ्यता और वो जिस चीन है, ईरान है, तो इजिप्ट की वही 5-6 सभ्यताएँ हैं जो कि सिविलाइज़ेशनल स्टेट जो माने जाते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री देख लें, जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, और जो 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने उनको भी हमेशा से महत्व इम्पोर्टेंस दी गई, तो वो हमेशा भारत को दी जाएगी, दी गई। चाहे वो मनमोहन सिंह जी रहे, मनमोहन सिंह भी सब जगह जाते तो उनको भी वही सम्मान, वही इज़्ज़त दिया गया। और और बल्कि हमारे हिसाब से इंदिरा गांधी ने तो बहुत बड़ा पंगा भी लिया निक्सन के साथ। जी। जी, उन्होंने किया। और उसलिए उन्होंने हेनरी किसिंजर ने जो अपनी किताब लिखी, उन्होंने भारतीयों के बारे में बड़े-बड़े अपशब्द इस्तेमाल किए कि इनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते। तो हमने तो टक्कर भी ली है। और उस दौर की जो माहौल था, वो तो बहुत ही खतरनाक था। उस वक़्त नहीं तो मतलब किसी कोल्ड देश वॉर को आज़ादी दिलवाने का एक वो एक उसूल के लिए आप लड़ते हैं ना। आप उस देश पे कब्ज़ा करने के लिए नहीं उसको उसको अलग करवा रहे थे। सी ये कोई हाँ, बहुत मुश्किल काम नहीं था कि जिस देश में कि आप सारी को अब आप जब वहाँ पे वो जो ऑक्यूपायर्स को आप हटा दें वहाँ से, तो आप भी कब्ज़ा कर सकते हुँ। थे उस तो मैं कहने का अर्थ ये है कि भारत का प्रधानमंत्री जो लीडर जो भी होगा, उसको दुनिया में उसको सम्मान मिलेगा, इसकी वजह से कि वो 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है। इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। चाहे अभी के जो वास्तविक प्रधानमंत्री हैं, और जैसे मैंने कहा पहले भी रहे हैं, सबको सम्मान मिला है। और उनकी हमेशा पोजीशन नेहरू जी की पोजीशन थी। और भारत का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो अफ्रीका के देशों की आज़ादी में। उस पे बहुत चर्चा नहीं होती है। अफ्रीका की जो आज़ादी मिली, कितने मुल्क, कितने देश भारत की आज़ादी से उनको अ, इंस्पिरेशन मिली। और भारत एक लीडर बना, नेतृत्व बना उसका नॉन-लैंड मूवमेंट का। 80 के दशक में मुझे याद है 1983 में जब नॉन-लैंड मूवमेंट की मीटिंग हुई थी इंदिरा गांधी के समय में, तो फिदेल कास्त्रो और यासिर अराफात बड़े लीडर आए थे और दूरदर्शन पे वो दिखाया जाता था। और हम लोग उसको बहुत देखते थे चाव से, उसमें विश्वास करते थे। तो भारत की तो वो स्थिति रही कि आप 100 गुटनिरपेक्ष में 100 से ज़्यादा देश थे। हुँ, आप उसके अध्यक्ष रहे। हुँ। ब्रिक्स में तो अभी आपके 11-12 देश हैं, करीब 25 देश हैं। तो भारत नेतृत्व दे चुका है और इंस्पिरेशन। और जहाँ तक कि भारत के सांस्कृतिक प्रभाव है, देखिए जो चाहे वो योगा हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे हमारे वेद हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। महात्मा, तो वो तो उसमें तो किसी सरकार का कोई हाथ नहीं है ना। वो तो कहते हैं कि
इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट। वो तो चाहे वो हमारा बॉलीवुड हो, चाहे जैसा भी बॉलीवुड भी है, तो वो तो इन स्पाइट बॉलीवुड ऑफ द है, क्रिकेट है, गवर्नमेंट। हाँ। मैं sao paulo में रहता हूँ। यहाँ पे sao paulo में शहर में 1,500 योगा स्टूडियो है, 1,500। और जिस स्ट्रीट में रहता हूँ उस पे 3 है, और 3 अलग-अलग किस्म के हैं। एक विक्रम योगा है, एक अलग योगा है, एक लोटस योगा है। लोग और सब लोकल लोग चला रहे हैं, जिन्होंने किसी ने यूट्यूब से सीखा है, किसी ने ऋषिकेश जाके सीखा है। तो भारत के जो सांस्कृतिक महत्व है उसको तो हम इनकार नहीं कर सकते ना। और उसको गर्व की बात है, और खास करके आप देश से बाहर रहते तो हम उसमें हम भी यहाँ पे होली, दिवाली अपने जो फेस्टिवल हैं करते हैं, मनाते हैं। हमने अपना कार्निवल भी यहाँ पे बनाया हुआ है, इन ब्लॉक को पॉल्यूट करके वो भी करते हैं। तो वो तो भारत की जो संस्कृति, उससे तो आप इनकार नहीं कर, हमेशा से रहा है ना। चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद के बारे में हो, चाहे उपनिषद हो हमारे, और लोग, चाहे वो गीता हो, और आपने गांधी जी की बात की। ब्राजील में 2 ही लोगों के नाम से भारत को जाना जाता है। 2 चीज़ें, एक है गांधी, दूसरे है बुद्ध, यही है। और मैं नीतीश, आपको भी मौका मिला है बहुत यूरोप में रहने का, इंग्लैंड में आप भी रहे, और मुझे भी रहने का मौका मिला है, और काफ़ी अपने पेशे की वजह से काफ़ी ट्रैवल भी किया है मैंने, काफ़ी हम लोग बहुत सारे देश देखे। तो मैंने तो एक ही चीज़ देखी है, दुनिया भारत को 2 लोग नाम से जानती है, एक है गौतम बुद्ध, दूसरा महात्मा गांधी, इसी के नाम से जानते हैं। और में तीसरा किसी का आने का स्कोप नहीं है। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, नहीं, भारत गांधी का देश है और भारत गौतम बुद्ध का देश है। और हमारे 2 बहुत बड़े सम्राट भी हुए हैं, एक अशोका द ग्रेट और दूसरे अकबर द ग्रेट। अनफॉर्चुनेटली लोग उनके बारे में हम जानते नहीं जान कम जानते हैं। हैं। सरकार के बारे में कम जानते हैं, क्योंकि चूंकि जो बड़ा देश है जिसका इतिहास इतना लंबा चौड़ा हो, तो जो बाहर के लोग हैं उनकी जो दृष्टिकोण होता है वो अलग होता है। वो उसको पूरे एक बहुत बड़े दूसरे दृष्टि से देखते हैं कि क्या है भारत, क्या है वो भारत। तो ये बात नहीं, जो मैं तो आप ब्राजील में तो महात्मा गांधी के 4 स्टैचू हैं। sao paulo में भी है, rio de janeiro में भी है, ब्राजीलिया में भी, कैपिटल में भी है, और भी एक और शहर है वहाँ पे भी स्टैचू लगा हुआ है। यहाँ का जो कार्निवल होता है, ये आपके दर्शकों के लिए अच्छी बात होगी सुनना। तो यहाँ पे एक शहर है, एक स्टेट है बाहिया। बाहिया मतलब बे, पुर्तगीज भाषा में। और वहाँ की राजधानी है सल्वाडोर। वहाँ का सबसे बड़ा कार्निवल होता है। वहाँ का जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसका नाम है फिलियोस डी गांधी, मतलब गांधी के बेटे। क्या? लाखों लोग उसमें आते हैं, और उन लोगों ने 1940 के दशक में महात्मा गांधी के बारे में सुना कि कैसे गांधी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उनको होमेज देने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया। और वो ग्रुप आज ब्राजील का सबसे बड़ा कार्निवल का ग्रुप है। वो पगड़ी पहनते हैं और चोगा पहनते हैं, उसमें गांधी जी की फोटो होती है, और उसमें लाखों लोग जानते हैं, न केवल ब्राजील, दुनिया भर से लोग आते हैं उनको देखने के लिए। sao paulo शहर में एक फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है इंडियन फुटबॉल क्लब। तो मैं गया वहाँ पे, मैं कहा कि इंडियन फुटबॉल क्लब कैसे बना। तो बोला कि हमने गांधी का नाम सुना था, उनके नाम पे हमने इंडियन फुटबॉल क्लब बनाया। क्या? और वो क्लब बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेक के किनारे है। और फिर हमने वहाँ पे 2 बार अपना 15 अगस्त का जलसा वहीं पे मनाया। तो मैं ये ब्राज़ील के बारे में बता रहा हूँ, ये आप देखेंगे चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, हर देश में गांधी की आपको प्रतिमा देखने को मिलेगी। और भारत की जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करें तो लोग बुद्ध की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं। हमारा बहुत ही रिच कल्चर है ना, उसमें बहुत सारी विविधता है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो लोग उसको देखते हैं, उसी को अप्रिशिएट करते हैं। तो भारत इस मायने में मैं कहूँगा हमेशा से विश्व गुरु रहा है, उस सेंस में ना, कि आपने स्पिरिचुअल ट्रेडिशन दिया। लेकिन और भी देश हैं, चाइना का भी कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं कि नहीं, चाइना का पर मैं कंट्रीब्यूशन। तो खैर, मैं ये बात सुन के तो अच्छा लगता ही है, और किसी को, और ये महत्वपूर्ण बात भी। बस साथ में मैं तो खैर इस संदर्भ में कह रहा था कि जहाँ पे हम एक बहुत आंखें लाल करके दिखाने वाली और बहुत 26-56 इंच की छाती और बहुत सारे इस तरह के प्रोपेगेंडा किए जा रहे थे, और जब अब वो वक्त आया है तो वो लगातार उस पे हम खोटे सिक्के की तरह सामने दिखलाई पड़ रहे हैं, इस बारे में मैं बात कर रहा था। पर मैं आई रियली अप्रिशिएट की जो आपने पूरा जो बताया, मुझे मतलब ये सोच के अच्छा लगता है कि कोई गांधी के नाम से कार्निवाल कहीं निकल रहा है, या उसके नाम पे कोई फुटबॉल क्लब है, ब्राजील में भी है इस तरह से। उसके अगर लिंक्स होंगे और उनकी तस्वीरें होंगी तो हम लोग
जाहिर तौर पे इस वीडियो पे लगाना चाहेंगे ताकि लोग देख सकें इसको। तो बहुत-बहुत शुक्रिया शोभन इस बातचीत का। ये एक दिलचस्प बातचीत इसलिए थी क्योंकि आप ब्राज़ील में बैठे हैं और हम यहाँ पे भारत में, और हमारे पड़ोस में एक जो युद्ध शुरू हुआ है जिसको लेकर हमारी सरकार का, हमारे नेतृत्व का जो रवैया है वो बहुत साफ नहीं है, और उसको रोशनी में देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब भी जंग छिड़ती है तो वो जिसको बोलते हैं धुंध और शोर में बहुत सारी चीज़ें दब जाती हैं, और उसको हम बहुत साफ-साफ नहीं देख पाते। पर जब हम बातचीत करते हैं तो शायद वो थोड़ा-सा शोर कम होता है और थोड़ी रोशनी बढ़ती है। आप बस एक आखिरी बात मैं निधि जाने से पहले ईरान के बारे में कहना चाहूँ कि ईरान ऐसा मुल्क है जिस पे बहुत हमले हुए हैं। अलेक्जेंडर ने भी हमला किया था, उनकी राजधानी पर्सेपोलिस को जला के ख़त्म कर दिया था। उसके बाद भारत आया। उसके बाद अरबों ने हमला किया और इन जो इनके टेम्पल थे उनको डिस्ट्रॉय किया, मुसलमान बने और लेकिन वो 200-300 साल लग गए ईरान को वो मुस्लिम बनाने में, और ज़ोरास्ट्रियन ख़त्म हुआ। उसके बाद वो सुन्नी रहे, उन्होंने अपना शिया धर्म अपनाया उन्होंने। तो और हालाँकि वो मुसलमान हैं, शिया हैं, लेकिन ईरान के लोग अपनी तारीख़ के प्रति बहुत जागरूक हैं। अपना इतिहास उनको जानते हैं वो, बिल्कुल। अपना इतिहास जानते हैं और वो पहले हैं, वो अपने को पहले ईरानियन मानते हैं, उसके बाद कुछ और मानते हैं। तो जिस मुल्क में इतनी कॉन्शियसनेस हो अपने इतिहास के बारे में, उसको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। जो ये हमारे भारत के बारे में अंग्रेज़ 200 साल रहे, उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इकोनॉमी से लेके कल्चर आपका ख़त्म कर दिया। लेकिन क्या हुआ? क्या भारत ख़त्म हो गया? नया भारत, उसके आज़ादी मिली, नया भारत उससे उभर के आया। अब एक हमारे पास रास्ता है, जैसा रास्ता अपनाएँगे वैसा होगा। तो ईरान को एज़ अ सिविलाइज़ेशन अगर आप सोचते हैं कि ऊपर से बम गिरा के आप ख़त्म कर देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मुग़ालता है, और ये इसी मुग़ालते में और डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू दोनों हमला कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया शोभन इस बातचीत के लिए। आपको भी अगर ये बात दर्शकों को अगर अच्छी लगी तो अपने हम ख़यालों के साथ साझा करिए। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम आराम से बैठ के तसल्ली में इन चीज़ों को देख सकते हैं, जो कि अक्सर मेनस्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में वो चीज़ें रह जाती हैं, या तो वो फुटकर हो जाती हैं या बहुत अधिक चीख-पुकार मच जाती है, तो दोनों दोनों उसमें आप नहीं समझ पाते। शायद आपको ये बातचीत से मदद मिलेगी इस बात को समझ पाने में कि भारत-ईरान के रिश्तों को लेकर, और ये जो इस समय जो जंग का जो माहौल है उसको लेकर। अ अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और अपना ख़्याल रखिए। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।